मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य की सफलताएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत को यूनानी दासता से मुक्त कराया तथा नंदों की सत्ता का विनाश कर संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन की स्थापना की। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत वीडियो में अध्ययन करेंगे हम सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध और पश्चिमी भारत की विजय। तो पहले हम सेल्यूकस के विरुद्ध जो युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का उसे देखते हैं। देखिए, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का जो उत्तराधिकारी था वो सेल्यूकस हुआ। वह एंटिओकस का पुत्र था। बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। वह अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत पर आक्रमण किया तथा सिंधु तक आ पहुंचा। परंतु इस समय का भारत सिकंदरकालीन भारत से पूर्णतः भिन्न था। अतः सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों के सरदारों के स्थान पर एक संगठित भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखक इस युद्ध के केवल परिणाम का ही उल्लेख करते हैं। अप्पियानुस लिखता है कि सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई तथा एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। स्ट्रैबो के अनुसार उस समय भारतीय सिंधु नदी के समीपवर्ती भाग में रहते थे। यह भाग पहले पारसिकों के अधीन था। सिकंदर ने इसे जीतकर वहां अपना प्रांत स्थापित किया, किंतु सेल्यूकस ने इन्हें सैंड्रोकोट्स को वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप दे दिया तथा बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। इन विवरणों से ऐसा संकेत मिलता है कि सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ। फलस्वरूप चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई जिसकी शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को आर्कोसिया, जिसे कंधार कहा जाता है, पेरिप्नेसिडाई, काबुल, एरिया अर्थात हैरात एवं जेड्रो एशिया की क्षत्रियों को कुछ भाग सौंपे थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए थे। दोनों नरेशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था, परंतु उपलब्ध प्रमाणों से इस प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह निश्चित ही चंद्रगुप्त मौर्य की एक बड़ी सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त के कांधार पर आधिपत्य की पुष्टि वहाँ से प्राप्त हुए अशोक के लेखों से भी हो जाती है, क्योंकि अशोक अथवा बिंदुसार ने इस भाग की विजय नहीं की थी। भारत ने सिकंदर के हाथों हुई अपनी पराजय का बदला ले लिया। इस समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय में भी बना रहा। अब हम देखते हैं पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो 150 ईस्वी का है, से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में सोपारा, जो महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है, इस स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, परंतु अशोक अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करता है। इससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सौराष्ट्र के
दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही विजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर आदि। इसके अलावा गोवीमठ, मास्की, गूंटी से भी अशोक के जो अभिलेख थे वो हमें प्राप्त होते हैं। अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र जातियों का उल्लेख करता है। उसके 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि दक्षिण में उसने केवल कलिंग की ही विजय की थी। इसके पश्चात उसने युद्ध कार्य पूर्णतः बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक की विजय का श्रेय हमें बिंदुसार को अथवा चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा। बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं करता है। अतः यही मानना तर्कसंगत लगता है कि चंद्रगुप्त ने ही इस प्रदेश को विजय किया होगा या जीता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के विषय में जैन एवं तमिल स्रोतों से भी कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की तथा दोनों श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर आकर बस गए। वहीं चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था। यदि इस परंपरा पर विश्वास किया जाए तो कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में उस स्थान पर तपस्या के लिए गया होगा जो उसके साम्राज्य में स्थित हो। इससे श्रवणबेलगोला तक उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तमिल परंपरा से ज्ञात होता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिणी क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया तथा इस अभियान में कोशर और वड्डगर नामक 2 मित्र जातियों ने उसकी मदद की थी। इस परंपरा में नंदों की अतुल संपत्ति का उल्लेख मिलता है, जिससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तमिल लेखक मगध के मौर्यों का विवरण दे रहे हैं जो नंदों के उत्तराधिकारी थे। इस परंपरा में मौर्यों द्वारा तमिल प्रदेश की विजय का विवरण सुरक्षित है। यह विजय निसंदेह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुई होगी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो संपूर्ण भारत में फैल गया। प्लूटार्क लिखता है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के विवरण से भी पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त के समय वह पराकाष्ठा पर पहुँच गई। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पैरोपेनिस अथवा इंडियन काकेशस कहते हैं। यही चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के साम्राज्यों की सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की वैज्ञानिक सीमा पर अधिकार कर लिया था, जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल तथा अंग्रेज शासक व्यर्थ ही प्रयास करते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।